हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया पब्लिकेशन का बिहार दरोगा वॉल्यूम 2 बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जा करके आप लोग वहाँ से प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। शुरू करते हैं। 9 नंबर सेट है जिसका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आम चुनाव 2024 में कुल मतदान कितना प्रतिशत रहा है। तो आम चुनाव 2024 में कुल मतदान रहा है 65.79%। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 65.79%। देखिए, 6 जून से 2024 को चुनाव आयोग ने कहा कि आम चुनाव 2024 में मतदान केंद्रों पर टोटल 65.79% मतदान दर्ज किया गया है। और साथ ही लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप में सबसे अधिक, लक्षद्वीप में 84.16% जो है यह लक्षद्वीप में मतदान हुआ है। उसके बाद असम में हुआ है 81.56% और उसके बाद त्रिपुरा में 80.93%। और बिहार में जो है, बिहार में सबसे कम 56.19% और मिजोरम में 56.88% मतदान हुआ है। तो मतदान के अनुसार देखा जाए तो सबसे कम जो हुआ है यह 56.19% यह बिहार में हुआ है। वहीं 18वें लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले जो पुरुष मतदाताओं की संख्या है यह 65.86% थी और जबकि 65.78% महिलाएं मतदाताएं थी। और तीसरे लिंग ट्रांसजेंडर का जो मतदान रहा है यह 27.08% रहा है। और सबसे कम पुरुष मतदान का प्रतिशत जो है यह बिहार और उत्तराखंड में रहा है। वहीं सबसे कम महिला मतदान का प्रतिशत मिजोरम और जम्मू कश्मीर में रहा है। लेकिन इसी तरह देखा जाए कि पुरुष मतदाता की सबसे अधिक संख्या जो है यह लक्षद्वीप और असम में देखी गई है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया है। तो जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया गया है, यह किया गया है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन हमारा ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और यह सुरंग जो है समुद्र तल से 8650 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। याद रखेंगे कि 8650 फीट की ऊंचाई पर जो है समुद्र तल से स्थित है। उसके बाद 6.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन वाली सुरंग जो है यह श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाई गई है और इसे थजीवास ग्लेशियर के नीचे बनाया गया है और इस टनल का नाम बदल करके सोनमर्ग टनल किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस योजना को पहली बार कब लॉन्च किया गया था। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है इसको लॉन्च किया गया था 19 फरवरी 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। और साथ ही याद रखेंगे कि यह लॉन्च किया गया था सूरतगढ़ जिला राजस्थान से 19 फरवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। और इसका टैगलाइन भी याद रखेंगे, इसका टैगलाइन था स्वस्थ धारा, उसके बाद खेत हरा, स्वस्थ धारा खेत हरा, स्वस्थ धरती धरती हरा खेत, यह जो है इसका टैगलाइन रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें 19 फरवरी 2015 को जो है पहली बार इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। तो यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री जो बनी है उनका नाम है रेचल रिव्स है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो रेचल रिव्स है यह यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री है, इनको याद रखिएगा। और लेबर पार्टी ने जुलाई 2024 में ब्रिटेन में हुए संसदीय चुनाव में 650 सीटों में से 411 सीटें जीते हैं और बहुमत के साथ जो है पार्टी के नेता कीर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि जनवरी 2025 में मकरविलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है। तो जनवरी 2025 में मकरविलक्कू महोत्सव का इसका आयोजन किया गया है केरला में किया गया है। तो इसमें आंसर में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन याद रखेंगे कि मकरविलक्कू जो महोत्सव हुआ है यह केरल में हुआ है और इसका आयोजन मकर संक्रांति के समय में किया जाता है। और मकर संक्रांति जो है एक हिंदुओं का प्रमुख पर्व है जो पूष माह के सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि केरल में अन्य भी महोत्सव है, जैसे विशु है, त्रिशूरपुरम है, ओणम है, अटुकल पोंगल, यह सभी जो है केरल के महोत्सव हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है। तो बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने 3.16 लाख करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान रखा है, लक्ष्य रखा है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस देश के मोहम्मद सलीम ने हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है।
तो यह हैं फिलिस्तीन के। नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह कि मोहम्मद सलीम जो है यह फिलिस्तीन के हैं जिन्होंने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है। साथ ही याद रखना है कि यह पुरस्कार किस लिए जीता गया है। तो यह पुरस्कार जो है मोहम्मद सलीम जो है, इनकी तस्वीर है जिसमें उन्होंने एक 36 वर्षीय फिलिस्तीनी महिला इनास अबू ममार, एक बच्ची है जो उनकी भतीजी का कफन से लिपटा हुआ शव हाथ में ली हुई है और उनको विजेता चुना गया है। और यह तस्वीर जो है हमास यानी फिलिस्तीन के इजराइल के युद्ध के दौरान 17 अक्टूबर 2023 को गाजा के खान यूनिस शहर में ली गई थी। और पिछले साल यह पुरस्कार जो है यूक्रेन के एवगेनी मालोलेटका को दिया गया था। और इस बार 2024 में जो है यह दिया गया है पुरस्कार मोहम्मद सलीम को दिया गया है। और मोहम्मद सलीम जो है यह फिलिस्तीन के हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जनवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है जनवरी 2025 में शपथ ग्रहण के पास जो है जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था। सबसे पहले याद रखेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ये अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं, 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने का घोषणा किया है। तो ऑप्शन हमारा जो बी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक कमी किस राज्य में देखी गई है। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है भारत में मैंग्रोव आवरण में जो है सबसे कमी जो देखी गई है, सर्वाधिक कमी, सबसे अधिक कमी देखी गई है, यह गुजरात में देखी गई है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। बताएं कि नए ध्वज पर अंकित श्लोक जो है यह तो धर्मस्ततो जया किस धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है। तो यह जो श्लोक लिखा हुआ है नए ध्वज में सर्वोच्च न्यायालय का, उसमें लिखा गया है यह तो धर्मस्ततो जया, जिसका अर्थ जो होता है यह तो धर्मस्ततो जया, इसका जो यह लिखा गया है इसका अर्थ होता है जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। तो यह जो लिया गया है महाभारत से लिया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थापना के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है, जो न्यायपालिका की गरिमा और इसकी विरासत का प्रतीक है। और इसमें जो है नीले रंग के नए ध्वज पर जो है संस्कृत श्लोक लिखा गया है, यह तो धर्मस्ततो जया, जो न्याय और सत्य की स्थापना का संदेश देता है। श्लोक का जो स्रोत है यह महाभारत से लिया गया है और साथ ही इस झंडे में अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय की इमारत और भारत का संविधान भी शामिल किया गया है। और इस संस्कृत श्लोक का अर्थ होता है जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। और साथ ही याद रखेंगे कि यह जो नया ध्वज है इसका अनावरण किया गया है 1 सितंबर 2024 को जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। तो भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और औपचारिक रूप से अधिसूचना जो है 24 अप्रैल 2025 को जारी की गई है और अभी तक भीतरकनिका जो है इसको राज्य में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त था। लेकिन सिमलीपाल जो है उड़ीसा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यह भारत का प्रमुख बाघ अभयारण्यों में से एक होने के साथ साथ समृद्ध जैव विविधता का भी घर है। याद रखेंगे कि सिमलीपाल जो है यह उड़ीसा में स्थित है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑपरेशन टीका। ऑपरेशन टीका का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है। तो ऑपरेशन टीका का संबंध जो है यह जम्मू कश्मीर से है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा जो है LOC, तो LOC पर 23 अप्रैल 2025 को घुसपैठ की कोशिश के दौरान उरी नाला के सरजीवन इलाके में ऑपरेशन टीका के दौरान 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है। तो विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दिया गया है श्रीनगर को। ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर, उसको विश्व शिल्प परिषद द्वारा 24 जून 2024 को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है और इसे जम्मू कश्मीर में हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास को लाभ होगा। साथ ही याद रखेंगे कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है यह जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बना है और यह चिनाब ब्रिज जो है नाम से मशहूर है।
और भारत का पहला केबल आधारित पुल जो है, रेल पुल, यह जम्मू कश्मीर में अंजी नदी पर बना हुआ है। इसको भी आप लोग साथ साथ याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 देखते हैं कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने के एक परिसर का उद्घाटन जो है 2 सितंबर 2024 को अबू धाबी में किया गया है। तो अबू धाबी में यह IIT दिल्ली के परिसर का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका उद्घाटन जो है अबू धाबी के क्राउन प्रिंस जो है शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के द्वारा किया गया है। और इसका घोषणा जो है फरवरी 2022 में ही हुई थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस देश ने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके 17 साल बाद ICC T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष 2024 का 9वां संस्करण का खिताब जीता है। तो यह जीता गया भारत के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका फाइनल मुकाबला जो है 29 जून 2024 को बारबाडोसा वेस्ट इंडीज में खेला गया, जहां दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हरा करके भारत ने दूसरी बार ICC T20 विश्व क्रिकेट कप पुरुष का खिताब जीता है। और यह इसका 9वां संस्करण था। याद रखेंगे कि यह संस्करण जो था 9वें नंबर का संस्करण था। इसमें तेज गेंदबाज जो है जसप्रीत बुमराह को ICC प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया है और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब विराट कोहली को दिया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हाल ही में किस तिथि से लागू हुआ है। तो यह लागू हुआ है 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष जो है, इनका नाम है विजया के राहटकर। ऑप्शन हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने विजया किशोर राहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो है 1990 की धारा 3 के अनुसार महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है यह 3 साल की अवधि, याद रखेंगे, यह जो है 3 साल की अवधि या 65 वर्ष जो भी पहले हो उसको पूरा करते हो, इतने दिन तक उसका कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि नीति आयोग द्वारा हालिया जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बिहार जो है सबसे अंतिम स्थान पर है, यही स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि नीति आयोग ने हाल ही में 12 जुलाई 2024 को SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 यानी टिकाऊ विकास सूचकांक जारी किया है और इसमें बिहार जो है सबसे अंतिम स्थान पर है। साथ ही याद रखेंगे कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत का SDG स्कोर 2020-21 के में 66 अंकों से बढ़ करके 71 तक हो गया है। और इस रिपोर्ट में जो है केरल और उत्तराखंड को 79 अंकों के साथ जो है शीर्ष स्थान मिला है और फिर उसके बाद जो है तमिलनाडु और गोवा है और बिहार जो है लास्ट में है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत जो है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो भारतीय जो विधान परिषद है इसको बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई है। यह किया गया है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस अधिनियम के तहत जो है 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार 1909 के अधिनियम के द्वारा दिया गया है और 1861 के अधिनियम से विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी और भारत शासन अधिनियम 1919 में पहली बार केंद्रीय बजट से प्रांतीय बजट को अलग किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम इसे लागू किया गया था 2006 में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि न्यायिक समीक्षा शब्द से आशय है। तो न्यायिक समीक्षा शब्द का मतलब होता है संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता जांचना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह संशोधन हुआ था। तो यह संशोधन हुआ था राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसमें जो है काम पाने का अधिकार यह मौलिक अधिकार नहीं होगा। बाकी जो है शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार जो है मौलिक अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह भी मौलिक अधिकार है और समानता का अधिकार यह भी मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। काम पाने का अधिकार जो है मौलिक अधिकार में नहीं आता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 24 है
कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है। तो अवशिष्ट शक्तियों में शामिल हो जाएगा साइबर कानून। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जबकि शराब जो है राज सूची में है, याद रखेंगे कि शराब जो है इसे राज सूची में शामिल किया गया है। उसके बाद विदेश व्यापार एवं मुद्रा संघ जो है यह संघ सूची के हैं। विदेश व्यापार और मुद्रा यह संघ सूची में शामिल है और शराब जो है यह राज सूची में शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है कि हैदराबाद रियासत से संबंधित राजाकार शब्द का अर्थ क्या था। तो राजाकार शब्द का मतलब था अर्धसैनिक बल। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार निम्नलिखित में से किससे संबंध है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है इसका संबंध स्वर्ण मंदिर में हुई सैन्य कार्रवाई से है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1984 में उग्रवादियों ने अमृतसर स्थित सिखों के तीर्थ स्थल जो है स्वर्ण मंदिर को अपना मुख्यालय बना लिया था और स्वर्ण मंदिर एक हथियारबंद किले में तब्दील हो गया था। लेकिन 1984 में ही जून माह में भारत ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया और यह स्वर्ण मंदिर में की गई कार्रवाई का कोड नाम था और भारत से बाहर बसे सिखों ने सैन्य अभियान को अपने धार्मिक विश्वास पर हमला बना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने के लिए अधिकृत है। तो यह हो जाएगा राज्य विधानसभा हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था यह पंचायतों की संरचना से संबंधित उपबंध करने के लिए राज्य विधानसभा को अधिकृत करता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है। तो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है, यह किया जाता है NSSO के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड्स का गुण नहीं है। तो कोलाइड्स का गुण नहीं है तो इसमें जो हो जाएगा कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है या कोलाइड का गुण है। कोलाइड जो होता है इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता है, यह जो है कोलाइड का गुण नहीं है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कोलाइड का गुण होता है कि कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड के कणों का जो आकार का व्यास होता है यह 10 से 5 सेंटीमीटर से लेकर के 10.7 सेंटीमीटर के बीच होता है और कोलाइड से गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित कर देता है। कोलाइड जो होता है पर्याप्त अस्थायी होते हैं और बहुत छोटे आकार होने के कारण इन कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। यह सभी कोलाइड के गुण हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि जो होता है इसमें वेनेडियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में वेनेडियम ऑक्साइड का प्रयोग होता है, उसी प्रकार वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में जो है निकेल का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद अमोनिया गैस बनाने की हाइबर विधि जो होती है उसमें लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। और एल्कोहल से ईथर बनाने की जो विधि होती है इसमें गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही क्लोरीन गैस बनाने की जो एक होती है डीकन विधि, डीकन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। इन सभी बातों को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हैलोजन लैंप का तंतु जो होता है निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है। तो हैलोजन लैंप का जो तंतु होता है यह टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हैलोजन लैंप में एक टंगस्टन फिलामेंट होता है जो एक निष्क्रिय गैस और ब्रोमीन या आयोडीन जैसी हैलोजन की एक छोटी मात्रा में वातावरण में संलग्न होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है सूची 1 और 2 को इसमें मिलान करना है। सूची 1 में जो है यंत्र या उपकरण का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में जो है मापन की राशि दिया हुआ है। तो जो देखिए अमीटर होता है यह धारा को मापता है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। हाइग्रोमीटर जो होता है यह अपेक्षित आर्द्रता को मापता है, इसका मिलान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। बैरोमीटर से दाब मापा जाता है और स्प्रिंग तुला से जो है यह भार मापा जाता है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा 3 4 1 2 3 4 1 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी है 3 4 1 2। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है एक लटकते कालीन को डंडे से पीटने पर उससे धूल के कणों का बाहर निकलना, यह प्रक्रिया उपयुक्त उदाहरण है। तो यह प्रक्रिया जो है न्यूटन के गति के प्रथम नियम का उदाहरण है जो जड़त्व को दर्शाता है। जब कालीन को डंडे से पीटते हैं तो कालीन में कंपन उत्पन्न होता है जिससे उसमें स्थित धूल के कण जो है जड़त्व के कारण बाहर की ओर चले जाते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है
कोई जेट विमान किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कोई भी जेट विमान जो होता है यह रेखीय समय के संरक्षण पे सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है, जब एक धातु की छड़ को गर्म करते हैं तो इसका प्रसार होता है क्योंकि? तो जब एक धातु की छड़ को जो गर्म करते हैं तो इसका प्रसार होता है क्योंकि इनके परमाणुओं के बीच की दूरी जो है बढ़ जाती है, यानी बढ़ती है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि तरंगों के अध्यारोपण की घटना में तरंग ऊर्जा जो होती है यह पुनर्वितरित हो जाती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है, बेलनाकार यानी सिलिंड्रिकल लेंसों का चश्मा कौन से दृष्टि दोष का निदान करता है? तो बेलनाकार जो लेंसों का चश्मा होता है यह निदान करता है अबिंदुकता का। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो मायोपिया होता है यह होता है निकट दृष्टि दोष। इसमें आँख की एक यह स्थिति होती है कि जिसमें व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। इसे निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं और इस अवतल लेंस के उपयोग करके ठीक किया जाता है। उसी तरह होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब होता है दूर की दृष्टि, जो आँख की एक स्थिति होती है जिसमें वस्तु जो होती है दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकती है, लेकिन निकट की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। इसमें जो है इसे हम लोग दूरदृष्टि के नाम से जानते हैं और इसे उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है, उच्च प्रतिरोध वाले श्रेणी क्रम में जुड़े गैल्वेनोमीटर को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है एक प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण यह मलेरिया होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मलेरिया मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारी है जो 5 प्रोटोजोआ के कारण होती है, जिसमें शामिल होते हैं प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम, पी विवैक्स, पी मलेरिया, पी वोवेल और सबसे हाल ही में शामिल हुआ है पी नोलेसी। यह सभी जो है इसके कारण जो है मलेरिया फैलता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि पक्षियों में हड्डियाँ कैसी होती है? तो पक्षियों में जो हड्डी होती है यह हॉलो यानी खोखली होती है और साथ ही साथ हड्डियों में हवा भरा होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, एक और बी दोनों से हो जाएगा। पक्षियों में हड्डियाँ जो होती है खोखली होती है और इसके रिक्त स्थानों में हवा भरी हुई रहती है। इसके कारण हड्डियाँ जो होती है हल्की होती है, जो शरीर के समग्र वजन को कम करते हुए संरचनात्मक सहायता प्रदान करती है, जो उड़ने के लिए महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह यानी पावर हाउस बोला जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज किया गया था यह किया गया था अल्टमैन के द्वारा। नाम याद रखेंगे कि जो अल्टमैन है, अल्टमैन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि सूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं? यह हो जाएगा टीलोफेज। जब टीलोफेज होता है उसमें गुणसूत्र जो होते हैं अपनी पहचान को खो देते हैं और यह वह चरण होता है जिसमें विपरीत ध्रुवों पर गुणसूत्र समूह में एकत्रित होते हैं। नेक्स्ट है टोकोफेरॉल मुख्य रूप से संग्रहित होता है। तो टोकोफेरॉल जो है यह मुख्य रूप से लीवर यानी यकृत में संग्रहित होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लीवर में विटामिन ए, डी, ई, के और B12 का भंडारण पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है, जल अपघटन में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा किस प्रकार मुक्त होती है? तो इसमें ऊर्जा जो है उपापचयी ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा कभी भी पाचन नहीं होने वाला कार्बोहाइड्रेट है। तो यह हो जाएगा सेलुलोज। सेलुलोज का पाचन मानव के द्वारा नहीं होता है, यह जानवरों के द्वारा, जुगाली करने वाले जानवरों के द्वारा इसका पाचन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है कि जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब के जल के पृष्ठ के ऊपर उठने वाली लहरें, तो उसमें ऊपर उठने वाली जो लहरें होती हैं वह अनुप्रस्थ होती हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है, थोड़ा धुंधला दिख रहा है। देखिए थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में निम्न में से किसकी संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? तो थैलेसीमिया जब बीमारी होती है तो वो हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन हो जाएगा। नेक्स्ट है
अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस जो है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वसा के पाचन में जो होता है पीत रस और अग्नाशयी रस, यह भूमिका निभाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो है शहरों को डैश स्वरूप में रखा था। तो इसको रखा गया था, शहरों को जो रखा गया था यह आयताकार स्वरूप में रखा गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 है कि पूर्व गुप्त काल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी। तो शीशे की सिक्कों की संख्या यह जारी की गई थी सातवाहन वंशों के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि पाटलिपुत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही दिया हुआ है। तो पाटलिपुत्र के संबंध में देखते हैं, प्रारंभ में इसका निर्माण जो है एक सैनिक छावनी के रूप में किया गया था, जो कि सही है। और सर्वप्रथम उदयन ने इसे अपनी राजधानी बनाया था, यह भी सही है। और इसे राजधानी के रूप में स्थापित करने का प्रमुख कारण इसकी भौगोलिक एवं व्यापारिक महत्ता थी, यह भी सही है। तीनों स्टेटमेंट जो है सही दिया हुआ है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है कि मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था। तो मध्यकालीन भारत में खराज जो हो जाएगा यह भू राजस्व से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मुस्लिमों से लिया जाने वाला जो भू राजस्व कर होता था उसको कहा जाता था उस्र कहा जाता था। उसके बाद एक होता था जकात। तो जकात जो है मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था जो आय का 2.5% होता था। और खराज जो होता था यह गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भू राजस्व कर था, जिसको खराज बोला जाता था। नेक्स्ट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद था, यह स्थित था राजस्थान में। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और मत्स्य का जो राजधानी था इसका राजधानी था विराट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित का मिलान करना है। सबसे पहले दिया हुआ है लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव जो है बंगाल में द्वैत शासन लाया था, इसका मिलान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली जो है यह सहायक संधि लाया था। अगला है लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य विलय नीति। उसके बाद जो है लॉर्ड कर्जन, तो कर्जन के द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया था। तो इसका मिलान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 है कि सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है। तो महबूब ए इलाही कहा जाता है शेख निजामुद्दीन औलिया को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और शेख निजामुद्दीन के उदार और सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण उसे महबूब ए इलाही यानी ईश्वर के प्रेमी की लोकप्रियता की उपाधि मिली थी। और शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 है जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। तो जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था और यह हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने के कारण किया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 है 1926 में गठित रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1926 में गठित रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की अध्यक्षता की गई थी लिन लिथगो के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो लिन लिथगो है इसका कार्यकाल 1936 से लेकर के 1943 तक रहा था और उसने 1926 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की अध्यक्षता की थी और जिसे लिन लिथगो कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है। इसमें समाचार पत्र का नाम दिया हुआ है और उसके संबंधित व्यक्ति का संपादक का नाम दिया हुआ है। सबसे पहले है समाचार दर्पण। तो समाचार दर्पण शुरू किया गया था जेसी मार्समैन के द्वारा। तो इसका मिलान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला है मिरातुल अखबार। तो मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था और यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा 4, फिर 1, 2, 3। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 59 नंबर कि 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताना है कि सबसे पहले जो है विद्रोह कहाँ हुआ था। तो 1857 का विद्रोह जो है यह सबसे पहले 29 मार्च 1857 को यह हुआ था बैरकपुर में। सबसे पहले हुआ था 29 मार्च 1857 को। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा यह 4 हो जाएगा। ऑप्शन एक ही ऑप्शन है 4 वाला, 4, 2, 3, 1। सबसे पहले बैरकपुर हो जाएगा, फिर मेरठ हो जाएगा, फिर दिल्ली हो जाएगा और फिर झांसी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले बैरकपुर में हुआ था 29 मार्च 1857 को।
फिर उसके बाद 10 मई 1857 को यह दूसरी बार जो है मेरठ में हुआ। उसके बाद तीसरी जगह हुआ था 12 मई 1857 को, यह हुआ था दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। और फिर उसके बाद झांसी में जो हुआ था यह जून 1857 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे अंत में कौन सी घटना घटित हुई थी। तो सबसे अंत में घटित हुई थी यह हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय देखिए रॉलेट एक्ट जो हुआ था यह 17 मार्च 1919 को हुआ था। रॉलेट अधिनियम जो आया था रॉलेट एक्ट यह 17 मार्च 1919 को हुआ था। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो हुआ था यह हुआ था 2 दिसंबर 1919 को हुआ था। यहाँ पे हुआ था 2 दिसंबर 1919 को यह हुआ था। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड यह हुआ था 13 अप्रैल को हुआ था, यह 13 अप्रैल को 1919 को हुआ था। उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह जो हुआ था यह हुआ था 6 अप्रैल को हुआ था 1919 को हुआ था। तो यहाँ पे सबसे बाद में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो कि 2 दिसंबर 1911 को हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का किसने समर्थन किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रस्ताव का उल्लेख जो है स्वयं गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद के सहयोग से बनाया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 62 नंबर कि पंचशील के सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था। तो पंचशील के सिद्धांत में जो है गुट निरपेक्षता शामिल नहीं था। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए पंचशील समझौता जो हुआ था इसमें 5 चीज़ें शामिल थी। एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान, एक दूसरे के विरुद्ध जो है आक्रामक कार्रवाई नहीं करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना और शांतिपूर्व सह अस्तित्व की नीति में विश्वास रखना। इसमें जो है गुट निरपेक्षता शामिल नहीं थी। ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम से बनती है। तो फल्गु नदी का निर्माण जो होता है यह मोहाना और लीलाजन नदी के मिलने से होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और लीलाजन नदी जो है इसी को निरंजना या नीलांजना के नाम से भी जाना जाता है और फल्गु को निरंजना भी कहा जाता है। और बिहार में फल्गु नदी की जो लंबाई है यह लगभग 135 किलोमीटर फल्गु नदी की लंबाई है बिहार में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है। तो बिहार में महिला साक्षरता दर जो हो जाएगा यह 2011 की जनगणना के अनुसार है यह 51.5% हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वहीं जिला की बात की जाए तो सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता दर वाला जिला जो हो जाएगा यह रोहतास हो जाएगा और महिला साक्षरता दर वाला जिला भी हो जाएगा यह भी रोहतास हो जाएगा। ओवरऑल बिहार की बात की जाए तो बिहार में सबसे साक्षर जिला जो हो जाएगा यह रोहतास ही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 है कि ग्रीन पीस क्या है। तो ग्रीन पीस जो है यह पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ग्रीन पीस पर्यावरण जो कार्यकर्ताओं का समूह है इसका स्थापना किया गया था 1971 में। याद रखेंगे ग्रीन पीस का स्थापना 1971 में किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 है स्वस्थाने यानी इन सीटू क्या है। तो स्वस्थाने जो है यह वनस्पतियों या जंतुओं का संरक्षण करके उनके मूल प्राकृतिक आवास में करना, यही इनका इन सीटू यानी स्वस्थाने है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है निम्नलिखित में से किस स्थितियों में ज्वार भाटा आता है। तो देखिए ज्वार भाटा आता है जब सूर्य जो होता है चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तब ज्वार भाटा आता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भूप्रपट्टी का प्रमुख तत्व है। तो भूप्रपट्टी में सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है यह लगभग 46.8% पाया जाता है। 46.8% ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन जो पाया जाता है यह 27.7% पाया जाता है। उसके बाद होता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो होता है यह 8.1% पाया जाता है। और उसके बाद लोहा जो होता है यह 5.8% पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 है कि भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। तो यह संज्ञा दी गई है दामोदर नदी को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी जो है यह पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक नदी है और इस नदी में जल से एक महत्वाकांक्षी पनबिजली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना चलाई जाती है।
और इसको बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है। इसमें सूची 1 और 2 दी हुई है। सूची 1 में महासागरीय धारा है और उसके बाद सूची 2 जो है किस महासागर में बहती है उसको दिया गया है। इसको मिलान करना है। लेब्राडोर धारा जो है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद है ब्राजील धारा, यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहती है। उसके बाद क्यूरोसियो जलधारा जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में बहती है और अग्लुहास जो है यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में बहती है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा 4, 1, 2, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, 4, 1, 2, 3 ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है कि भारत में निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। तो मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित हो जाएगा चंबल घाटी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र जो है यह शिवालिक के दक्षिण का तराई क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि हिमालय के कौन से भाग में दून तथा एवं द्वार पाए जाते हैं। तो देखिए, दून और द्वार जो है यह शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र का नाम दिया हुआ है, फिर उसके बाद राज्य का नाम दिया हुआ है। सबसे पहले है बांदीपुर। बांदीपुर जो है यह कर्नाटक में स्थित है, यह मिलान जो हो जाएगा सही हो जाएगा। उसके बाद है पाखल। पाखल जो है यह मध्य प्रदेश नहीं, यह हो जाएगा तेलंगाना में है। पाखल जो है तेलंगाना में है, तो यह मिलान जो है गलत है, हमारा बीज हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद शिकारी देवी वन्य जीव संरक्षण यह हिमाचल प्रदेश में है और दाची गाम जो है जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 74 है कि भारत में 3 सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य। तो भारत में 3 सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य में सबसे पहले हो जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद हो जाएगा महाराष्ट्र, फिर उसके बाद हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है। तो नीफे का जो निर्माण होता है इसमें निकेल और फेरस, नाम से ही पता चलता है नीफे। नीफे में जो है Ni से निकल और Fe से फेरस, निकेल और फेरस की प्रचुरता होती है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, निकेल और फेरस। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी जो होता है इसका 3 परत होता है। पृथ्वी का 3 परत होता है, इसे हम लोग 3 परत में बांट लेंगे। तो एक होता है कोर होता है, तो कोर होता है या इसी को हम लोग बोलते हैं नीफे। उसके बाद होता है यह होता है मेंटल होता है। उसके बाद ऊपर जो होता है यह इसे हम लोग सियाल बोलते हैं, यह ऊपर वाला सियाल होता है जिसको भुरभुटी बोलते हैं। उसके बाद मेंटल होता है बीच वाला, उसके बाद जो है नीचे होता है कोर, या इसको बोलते हैं हम लोग नीफे। तो नीफे में जो है निकेल और फेरस पाया जाता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदोबी महोत्सव मनाया गया है। तो चंदोबी महोत्सव यह असम में मनाया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट वाला आप लोग याद रखिएगा महोत्सव, जैसे तुरगिया महोत्सव यह अरुणाचल प्रदेश में होता है। संगाई महोत्सव मणिपुर में होता है, संगाई लिली बोलते हैं, सिरुई लिली या संगाई लिली। उसके बाद चाप चारकुट जो होता है मिजोरम में होता है। हॉर्नबिल जो होता है यह नागालैंड में होता है। नेक्स्ट है, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। तो जवाहर रोजगार योजना जो है यह शुरू हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है कि देशों के समूह के साथ जो है व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ब्लॉक बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है कि गन्ने की उचित या लाभप्रद कीमत जो होता है FRP को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है। तो इसको आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति अनुमोदित करती है। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है। तो सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर हो जाएगा, यह विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का अंतर हो जाएगा इसमें। इसको अगर घटाएंगे तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 81 है कि नगद आरक्षित अनुपात को समझाया जा सकता है। तो नगद आरक्षित अनुपात को यह समझाया जा सकता है कि जमा राशि का अंश बैंक RBI के पास रखते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। RBI जब CRR की प्रतिशत में वृद्धि करती है तो तरलता कम हो जाती है, जिससे महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। और वर्तमान में जो CRR है, याद रखेंगे कि CRR जो है यह 4.5% है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 82 है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है।
तो राष्ट्रीय आय को गणना करते समय जो है चौकीदारी आय को शामिल किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। इसमें से गलत को चूज करना है। पहला है जॉन रस्किन द्वारा लिखा गया था अनटू दिस लास्ट। उसके बाद जीवात्री सिरटोरी, इन्होंने लिखा था डेमोक्रेटिक थ्योरी। एस जयशंकर द्वारा लिखा गया था द इंडिया वे लिखा गया था। और जवाहरलाल नेहरू जो है व्हील ऑफ हिस्ट्री, देखिए व्हील ऑफ हिस्ट्री जो है यह राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया था, यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं लिखा गया था। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही मिलान गलत दिया हुआ है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था हिंदुस्तान की कहानी और भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलकियाँ, यह सभी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। और राम मनोहर लोहिया के द्वारा व्हील ऑफ हिस्ट्री लिखा गया था। वहीं चांदपुर की चंदा नामक पुस्तक जो है यह लिखा गया था अतुल कुमार के द्वारा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थी। तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो थी यह भरतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और पहली बार उन्हें अप्रैल 1992 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत भी किया गया था। और 1956 में दूसरी बार उन्हें राज्यसभा का सदस्य नामित किया गया था। वहीं 1956 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह स्थित है गुवाहाटी में। ऑप्शन हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे, देखिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद यह एशिया का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि मुंबई में है। उसके बाद एक है कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा। तो कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा जो है यह कर्नाटक में है। वहीं भारत में वायु परिवहन की जो शुरुआत की गई थी यह 1911 में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है। इसमें जो है मिलान करना है। सूची 1 में दिवस का नाम है और सूची 2 में घटना या अवसर का नाम दिया हुआ है। सबसे पहले हो जाएगा 18 अप्रैल। तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस हो जाएगा, इसका मिलान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 22 मई। तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस होता है। उसके बाद 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस होता है। और 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस होता है। तो इसका मिलान जो हम करेंगे तो सबसे पहले 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। 2 4 1 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी है हमारा 2 4 1 3। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है कि मलावी गणराज्य की राजधानी कहाँ है। तो मलावी गणराज्य की राजधानी जो है ये हो जाएगा लिलोंग्वे। लिलोंग्वे जो है यह मलावी गणराज्य का राजधानी हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे जैसे पोर्टो-नोवा जो है यह बेनिन का राजधानी है। याद रखेंगे ये कंट्री है बेनिन, ऐसे लिखा था बेनिन। बेनिन का राजधानी जो है यह हो जाएगा पोर्टो-नोवा। उसके बाद है त्रिपोली। तो त्रिपोली जो है यह लीबिया का राजधानी है। लीबिया का राजधानी त्रिपोली हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 है कि बिहार सरकार की जातिगत जनगणना आधारित जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आबादी लगभग कितनी है। तो राज्य की कुल आबादी जो है यह लगभग 13,07,25,310 है। ऑप्शन हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जो है निम्नलिखित किस केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता दर सबसे कम अंकित की गई है। तो साक्षरता दर सबसे कम अंकित की गई है दादर एवं नगर हवेली में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दादर और नगर में साक्षरता दर जो है यह 76.24% है। वहीं बात करेंगे सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो यह हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में है सबसे अधिक साक्षरता दर है। लक्षद्वीप का साक्षरता दर जो हो जाएगा यह 91.8% हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है राम खेल रहा है इस वाक्य में क्रिया है। तो राम खेल रहा है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 है इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद इति प्लस आदि हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भागीरथ प्रयास। भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। तो भागीरथ प्रयास मुहावरे का मतलब होता है कठिन तपस्या करना। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 93 नंबर कि चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ द वर्ड साई। साई का साइनोनिम बताना है। तो साई का मतलब होता है शर्मिला।
तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इसका साइनो हो जाएगा कोए हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड अ न्यू वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाई एडिंग द सफिक्स TION। TION ऐड करने से है किसमें नया वर्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे कलेक्ट दिया हुआ है, इसमें TION करेंगे तो यह हो जाएगा कलेक्शन। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 है। तो 95 दिया हुआ है कि किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का एक विशिष्ट औसत है और 13वीं पारी में वह 96 रन लगाता है, जिसके चलते उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि हो जाती है। 13वीं पारी के बाद जो है उसका औसत क्या हो जाएगा। यहाँ पे है सबसे पहले मान लेंगे कि पारियों का जो औसत हो जाएगा, औसत रन जो हो जाएगा वह आर हो जाएगा। पारियों का औसत रन आर हो जाएगा और प्रश्न के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जिसके चलते उसने औसत में 5 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे R-5 कर देंगे और गुना कर देंगे 12 यहाँ पे, क्योंकि 12 पारियों की बात की गई है। फिर उसके बाद वह 13वीं पारी में क्या 96 रन बनाता है, तो प्लस कर देंगे 96। यह क्या हो जाएगा R गुना 13, यह रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो इसको बराबर करेंगे तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे R निकालेंगे तो यह निकल जाएगा 12R माइनस 60 प्लस 96 इज इक्वल टू 13R। तो यहाँ से 13R माइनस 12R यह हो जाएगा R इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। 96 माइनस 60 36, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। तो देखिए कोई धनराशि 3 वर्षों में 3 गुनी होती है, तो अगर मान लेंगे कि टी वर्ष में वह 9 गुनी हो जाएगी, टी वर्ष में जो है वह 9 गुनी हो जाती है, तो यानी 3 के पावर स्क्वायर 9 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कि टी लिखा हुआ है हमारा, तो पहले हमें पता है कि यह 3 वर्षों में होती है, 3 वर्षों में 3 गुनी होती है। तो यहाँ पे इसका डबल करेंगे तो हो जाएगा 6 वर्ष। तो 6 वर्षों में जो हो जाएगी यह 2 गुनी हो जाएगी। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको मिश्रधन यानी एलिगेशन से भी आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 97 नंबर। 97 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें लुप्त संख्या को बताना है। तो सबसे पहला दिया हुआ है, यह दिया हुआ है 1 का क्यूब माइनस 1, यह हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद जो है 2 का क्यूब माइनस 1, यह 7 हो जाएगा। उसके बाद 3 का क्यूब माइनस 1 है, तो यह 26 हो जाएगा। उसी तरह 4 का क्यूब माइनस 1 है, 5 का क्यूब माइनस 1, 6 का क्यूब माइनस 1, यहाँ पे 7 का क्यूब माइनस 1। तो 7 का क्यूब होता है 343, तो 343 माइनस 1 जो हो जाएगा 342 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 है। एक समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है और त्रिभुज के अंतःवृत्त जो है और परिवृत्त के मध्य जो है स्थित क्षेत्रों का क्षेत्रफल क्या होगा। पाई जो है यहाँ पे 22/7 रखना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है तो वो क्या होती है, x बटा होती है 2√3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद परिवृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी यह हो जाएगा अंतःवृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। उसके बाद परिवृत्त का जो हो जाएगा, परिवृत्त का त्रिज्या जो हो जाएगा यह हो जाएगा x/√3 हो जाएगा। तो जहाँ पे x जो हो जाएगा त्रिभुज का, यहाँ पे x जो है त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है। तो अगला हम लोग को क्षेत्रफल निकालना होगा, तो क्षेत्रफल निकालेंगे पाई r स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा पाई और r जो हो जाएगा सबसे पहले x/√3 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर उसके बाद जो हो जाएगा माइनस x/2√3 का स्क्वायर हो जाएगा। पहले इसको डिफरेंस हम लोग निकालेंगे, उसके बाद इसमें पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हम लोग आंसर जो है हमारा आंसर आ जाएगा 50 × 2/7 cm स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 है कि एक व्यक्ति जो है 5 घंटे काम करते हुए 9 दिनों में 15 पेड़ों को काट सकता है, तो वह व्यक्ति कितने दिनों में 8 घंटे काम करके 40 पेड़ों को काट सकता है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति 5 घंटे काम करके या 9 दिनों में कितने पेड़ को काट सकता है, तो 15 पेड़ों को काट सकता है। तो यहाँ पे फिर इज इक्वल टू कर देंगे कि एक व्यक्ति जो है 8 घंटे काम करेगा तो वह डी दिनों में कितने पेड़ों को काटेगा, 40 पेड़ों को काट देगा। तो यहाँ पे हम लोग डी का वैल्यू निकालेंगे, तो डी का वैल्यू निकाल देंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जाएगा 5 3 15 या 3 से कट जाएगा 8 5 40, तो यहाँ पे 3 5 15 डी का मतलब 15 आ जाएगा। ऑप्शन जो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
अगला क्वेश्चन है लास्ट 100 नंबर कि 45 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है 3:2 है और इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि अनुपात जो है 9:11 हो जाए। तो देखिए सबसे पहले निकालेंगे कि दूध की मात्रा, तो पहले दूध की मात्रा देखेंगे तो यह हो जाएगा 3/5 गुना 45। तो दूध का मात्रा इसमें कितना हो जाएगा 27 लीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पानी का मात्रा देखेंगे तो यह हो जाएगा 2/5 गुना 45, तो यह हो जाएगा 18 लीटर। तो सबसे पहले दूध का मात्रा 27 हो गया, दूध का मात्रा 27 हो जाएगा और उसके बाद पानी का मात्रा जो हो जाएगा 18 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लेंगे कि 1 लीटर पानी मिलाने पर जो है अनुपात जो होता है ये 9:11 हो जाता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 27 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मिलाना क्या है हम लोग को, पानी मिलाना है। तो पानी का मात्रा कितना दिया हुआ है 18। तो 18 में क्या करेंगे 1 लीटर पानी मिलाएंगे तो x लिख देंगे और यह रेशियो जो हो जाएगा यह 9/11 हो जाएगा, ठीक है। रेशियो 9/11 हो जाएगा और यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे तो यह x का वैल्यू जो आ जाएगा यह 18 प्लस x इजिक्वल टू क्या आएगा 33। तो यहाँ पे x का वैल्यू 15 आ जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा C हो जाएगा 15, राइट आंसर हो जाएगा। 15 लीटर हो जाएगा कि मिश्रण में अगर हम लोग मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा 15 लीटर हो जाएगी तो रेशियो जो हो जाएगा 9:11 हो जाएगा।